हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 30 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्ट नंबर 2। और आज के सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से अपील होगी कि अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव और ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इस फ्री इनिशिएटिव का फायदा हो सके। एंड फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 2023 काफ़ी नज़दीक है और प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट सीरीज। तो प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन के लिए प्रेप आईएएस ने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। टोटल 35 पेपर्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे और थ्रू दीज पेपर्स हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा, जो कि असेंशियल है इस एग्जामिनेशन के लिए। एंड फ्रेंड्स, दिस टेस्ट सीरीज इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, दिस इज अ पेड कोर्स, ये एक पेड कोर्स है। ओके। और अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे आज के इस सेशन पे, पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब देखिए, अभी मैटर कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स को लेके। तो उम्मीद कर सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए जो कि न्यूज में बने हुए हैं। ओके। इलेक्शन कमीशन, तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है। अगर हम आर्टिकल नंबर 324 देखें तो द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट shall be vested in the election commission। तो देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, वो कौन कंडक्ट करवाता है? उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस हैं जैसे कि स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, तो इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके। अब बात करते हैं कि भाई क्या इनका कंपोजिशन होता है। देखिए, एक तो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके। एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो देखिए, नंबर फिक्स नहीं किया गया है, ये कहा गया है कि एक तो सीईसी होंगे प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं। और ये कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। एट प्रेजेंट क्या स्ट्रक्चर है? 1+2। ठीक है, सीईसी और ये इलेक्शन कमिश्नर। ओके। तो इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। शुरुआत में सिंगल मेंबर बॉडी, फिर मल्टीपल मेंबर बॉडी, फिर अगेन सिंगल मेंबर बॉडी, अभी मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है। तो एट प्रेजेंट 1+2, दिस इज द सेटअप। ओके। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ओके। अब देखो,
व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, ठीक है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो बनेंगे चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मल्टी मेंबर बॉडी है तो फिर जो सीईसी होंगे उनको चेयरमैन माना जाएगा। ओके, इसके अलावा प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इसको अपॉइंट कर सकते हैं रीजनल कमिश्नर्स। ओके, रीजनल कमिश्नर्स जो हैं आप अपॉइंट कर सकते हो, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, रीजनल कमिश्नर्स हैं, ठीक है, इनका टेन्योर क्या होगा, इनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, तो इनको मेंशन नहीं किया गया है। ऑलराइट, अब देखो एट प्रेजेंट 1+2 वाला सेटअप है। अब ये जो तीनों मेंबर्स हैं इनके पास इक्वल पावर्स होती हैं, इनकी सैलरी अलावेंसेज इक्वल होते हैं। ओके, सिमिलर टू दोज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर की सैलरी वगैरह होगी, अलावेंसेज वगैरह होंगे। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, क्योंकि मल्टी मेंबर बॉडी है तो भाई हो सकता है कि किसी मैटर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो उस केस में क्या होगा, मैटर इज डिसाइडेड बाय कमीशन बाय मेजोरिटी। ठीक है, तो वोटिंग वगैरह करवा लो, जो मेजोरिटी का व्यू होगा वही आप मानोगे। तो इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओके, अब देखो दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। अब देखो ये जो चीज है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो 6 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। ओके, इसके अलावा आप कभी भी रिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इलेक्शन कमीशन, तो आपको फ्री फेयर इलेक्शंस करवाने हैं, और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको पता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इंडिपेंडेंस सिक्योर करते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। तो केवल सीईसी के पास ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये चीज ध्यान रखना। ये एक इशू भी है इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग में। तो देखिए, he can be removed in same manner, same ground as a जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ओके, तो अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से आपको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सीईसी डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, दो अपॉइंटेड बाय हिम, एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा जो सीईसी हैं उनकी सर्विस कंडीशंस को आफ्टर अपॉइंटमेंट टू हिज डिसएडवांटेज आप वेरी नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये जो प्रोविजन है ये तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट सब में हमें मिल जाता है। अब देखो, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर, ये एक इशू है इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग का, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो भाई यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो रीजनल कमिश्नर हैं, कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। अब बात करते हैं क्या क्या इश्यूज हैं। देखो, सबसे पहला इशू तो ये है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, किसको आप मेंबर बनाओगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, दूसरी बात, आपकी टर्म क्या होगी ये भी नहीं बताया गया है। इसके बाद जो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे आर एलिजिबल फॉर एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो भाई इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, भाई हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को फेवर करो, उनके फेवर में डिसीजन लो, ताकि आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको कुछ पोस्ट मिल जाए। तो ये एक इशू होता है। इसके अलावा बजट ऑफ ईसीआई इट इज नॉट चार्ज ऑन सीएफआई। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक इशू है इन द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया, तो बजट इज नॉट चार्ज। ओके, देन जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। ये भी बहुत बड़ा एक इशू है, इनके पास ये पावर नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी पावर्स क्या होती हैं। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, एडवाइजरी पावर्स भी हैं एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स भी हैं। देख लेते हैं। तो देखो, ये सब आपको याद होनी चाहिए, हालांकि ये सब जनरल सी चीजें हैं, आप याद कर लोगे आराम से। तो सबसे पहला फंक्शन होता है टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन टू प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, तो जो वोटर लिस्ट है उसको प्रिपेयर करना, उसमें रिवीजन करना पीरियोडिकली, ये काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। देन टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, ये क्वेश्चन आ चुका है इन यूपीएससी। एंड टू स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर, तो इलेक्शन की डेट्स को नोटिफाई करना, उनका शेड्यूल क्या होगा, ये सब काम होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, देन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना, ये काम भी होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, अब देखो, इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स, तो फिर कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, तो ये काम आपको करना पड़ता है। ओके, देन टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट, तो इलेक्शन से जुड़ी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो एमसीसी होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या ये लीगली इन्फोर्सिएबल है क्या? आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और क्या क्या फंक्शंस है, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, ठीक है, और वहां पे एमएलए, वहां पे गवर्नर को एडवाइस करोगे, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ऑलराइट, देन अगर मान लो रिगिंग हो गई है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो गया है, वायलेंस हो गई है, तो आप पोल्स को कैंसिल भी कर सकते हो, ये पावर आपके पास है भाई। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं तो ये सब पावर्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे आप प्रेसिडेंट से, गवर्नर से स्टाफ रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, तो जो मशीनरी है आप उसको सुपरवाइज कर सकते हो। देन टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड और नॉट, हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट रूल है, अगर 1 ईयर के बियॉन्ड आपको एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी, उसमें से एक यही है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तो भाई इलेक्शन आप नहीं करवा पा रहे हो तो ये आपको एडवाइस देना पड़ेगा। देन टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, उनका रजिस्ट्रेशन एंड उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस देना, स्टेट पार्टीज का स्टेटस देना, बेस्ड ऑन देयर पोल परफॉर्मेंस, ये काम भी होता है इलेक्शन कमीशन का। ओके, और मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है जिसने टाइम पे इलेक्शन एक्सपेंसेस का ब्यौरा नहीं दिया है, ठीक है, अकाउंट नहीं दिया है, तो भाई उसको डिस्क्वालीफाई आप कर सकते हो, ये पावर कमीशन के पास होती है। ओके, तो ये हो गया है इलेक्शन कमीशन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी जो भी जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नजर बनाए रखिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। अभी देखिए, जो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसने क्या किया, एक नई टैक्स रिजाइन इंट्रोड्यूस की, जीएसटी रिजाइन। अब देखो, ये रिजाइन सही से फंक्शन करे, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि जो सेंटर और स्टेट्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे। तो इसके लिए बॉडी होनी चाहिए, और वो बॉडी क्या है, जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो देखिए, बाय
279A, ठीक है, नया एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि आप जीएसटी बनाइए बाय ऑर्डर। तो भाई इन 2016 प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किया और जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है। ओके, दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। अब भाई इनका कंपोजिशन देख लेते हैं। ये सेंटर स्टेट का जॉइंट फोरम है, तो सेंटर से भी कुछ लोग होंगे और स्टेट से भी कुछ लोग होंगे, देख लेते हैं। तो भाई चेयरपर्सन कौन होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो वो इसके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो इसमें होंगे। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, ये जो मेंबर्स हैं ये वाइस चेयरपर्सन भी चूज करेंगे, ओके, उसका टर्म डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ये होंगे परमानेंट इनवाइटी, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, ओके। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है। देखो मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। कोरम क्या है? 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। आप मुझे ये बताओ, जो पार्लियामेंट में कोरम कितना होता है? भाई यहाँ पे तो 50% है। 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इज द कोरम। एंड जो डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स, 75% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग। तो ये एक सिस्टम यहाँ पे अच्छा बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास क्या वेटेज होगा? 1/3 ऑफ टोटल वोट्स। एंड जो 2/3 वेटेज है वो किसको दिया गया है? वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, ओके। तो देखिए ऐसा है कि दोनों के सपोर्ट से ही डिसीजन लिया जाएगा, बेसिकली बात ये है, ओके। अभी देखो, एनी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। क्या ग्राउंड्स है भाई? कोई वैकेंसी है क्या? अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्शन हुआ है क्या? ठीक है, कोई डिफेक्ट है क्या? एंड अगर कोई इरेगुलरिटी है प्रोसीजरल, तो भाई उस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब भाई इनका फंक्शन क्या है? तो भाई जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, ठीक है, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल है। तो टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड स्टेट्स कि भाई कौन से टैक्सेस, कौन से सेस, सरचार्जेस लेविड बाय सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज वो मर्ज होंगे विद जीएसटी, ठीक है। तो इसके बारे में रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल देगी, ठीक है। देन गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड, तो इसके लिए भी रिकमेंडेशन कौन देगा? जीएसटी काउंसिल देंगी, ओके। देन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के लिए मॉडल जीएसटी लॉज क्या होंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेवी क्या होगा, तो तमाम चीजें कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है, ओके। तो ये सब फंक्शंस है। अब बात करते हैं अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, और वो है सीएजी। इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई आर्टिकल नंबर 148 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर लिखिए, शॉर्ट नोट्स के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई आर्टिकल 148 ये बात करता है सीएजी की। तो भाई सीएजी कौन है? हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो आप में से काफी लोग IAAS बनेंगे, ठीक है। तो हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? सीएजी करते हैं, ठीक है। भले ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, ठीक है, तो ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स।
एंड इनकी ड्यूटी क्या होती है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, भाई पूरा गेम ही पैसे का होता है। ठीक है, तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, तो भाई अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अब देखते हैं इनका अपॉइंटमेंट टर्म वगैरह क्या होती है। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वो अपॉइंट करेंगे, और ऑफिस में एंटर करने से पहले आपको ओथ लेनी पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। देन 6 इयर्स और अप टू 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, तो ये आपको सिमिलर मिलेगा सब में। कभी भी आप रिजाइन कर सकते हो। आपको जो अपना लेटर है वो किसको देना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। इसके अलावा कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन सेम ग्राउंड, सेम मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो सीएजी की इंडिपेंडेंस किस तरह से सिक्योर की गई है। सबसे पहली बात, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आपके पास है, तो अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट जब चाहे तब वो आपको रिमूव नहीं कर सकते, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सीएजी डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। ओके, तो फर्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देन not eligible for further office under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। तो फर्दर ऑफिस के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सैलरीज, सर्विस कंडीशंस, दे आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट है, कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। और जो आपकी सैलरी होगी वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, ताकि आप किसी के प्रेशर में ना आ सको। ओके, अब देखो इसके अलावा द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन जो कि सर्व करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ सीएजी, दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, तो कंसल्टेशन होगा विद सीएजी, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी आपके ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो चार्ज होगा अपॉन सीएफआई, तो पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती है, नॉन वोटेबल पार्ट होगा। इसके अलावा देखिए, जैसे जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं इनको कौन रिप्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट? डिफेंस मिनिस्टर। तो भाई नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी इन पार्लियामेंट, ये चीज ध्यान रखना। तो कोई भी मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, इनके पास क्या पावर्स हैं। तो भाई आर्टिकल 149 उन्होंने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है, आर्टिकल 149 ने, कि आप ड्यूटीज पावर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो भाई लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, और क्या करेगी पार्लियामेंट? तो सीएजी एक्ट ऑफ 1971। ओके, एंड दिस वाज अमेंडेड इन 1976, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू सेपरेट अकाउंट फ्रॉम ऑडिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए दो तरह के काम होते हैं, एक तो अकाउंटिंग और दूसरा होता है ऑडिटिंग। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे इनको सेपरेट कर दिया गया है 1976 के अमेंडमेंट से। ओके, अकाउंटिंग अलग है और जो है ऑडिटिंग वो अलग हो जाएगा। ओके, अब देखो, ही ऑडिट्स द अकाउंट related to all expenditure from CFI, CFS and consolidated fund of each UT having a legislative assembly। okay? तो जहां तक ऑडिट फंक्शन की बात है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, भले ही वो सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो। ओके, जहां तक बात हो रही है ऑडिट करने की। ठीक है, इसके अलावा ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया
एज वेल एज स्टेट्स, ठीक है, तो वहां पे भी ये चीज रहेगी। देन he audits the account of any other authority when requested by president or governor, तो स्कोप जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, he advises the president with regard to prescription of the form in which accounts of center and state shall be kept, ठीक है, तो अकाउंट किस तरह से आपको बना के रखना है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, दिस इज सीएजी। तो सीएजी एडवाइस करते हैं, दिस इज आर्टिकल नंबर 150। ओके, अब देखो सीएजी जो है वो 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कौन कौन सी आपको पता होगी, एक तो होती है अप्रोप्रिएशन के लिए, एक होती है फाइनेंस के लिए, और थर्ड होती है पब्लिक अंडरटेकिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उसको प्लेस करेंगे बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसके अलावा ही ऑल्सो सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ स्टेट टू गवर्नर, तो वहां पे भी सेम चीज हो जाएगी, आर्टिकल नंबर 151। इसके अलावा देखिए, नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स क्या होगा, इसको सर्टिफाई करेंगे सीएजी, और उनका सर्टिफिकेशन फाइनल होगा, ठीक है। तो नेट प्रोसीड क्या होती है, कितना टैक्स आपके पास आया उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, दैट विल बी नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स। ओके, हमने देखा था जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है पार्लियामेंट की, उसको असिस्ट करते हैं सीएजी, तो एक्ट एज गाइड फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। ओके, इसके बाद देखिए, जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो वहां पे अकाउंट भी आपके पास ही है, तो अकाउंट को कंपाइल करना, उसको मेंटेन करना, ये सीएजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो 1976 में he was relieved of his responsibilities with regard to compilation and मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको अलग कर दिया गया, बट स्टेट में ऐसा नहीं है। ओके, 3 ऑडिट रिपोर्ट्स आप सबमिट करते हो, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, एंड फिर प्रेसिडेंट इनको ले करेंगे, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो एग्जामिन करती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब देखो, हमने ये देखा कि आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो फाइनेंशियल फील्ड में ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये कौन सिक्योर करता है, ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। ओके, एंड देखिए जो सीएजी है ये पार्लियामेंट के एजेंट होते हैं। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। अब देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना, और एक होता है जो रिसिप्ट है उनका ऑडिट करना, कितना पैसा आया और कितना आपने खर्च किया। तो जहां तक एक्सपेंडिचर की ऑडिट की बात है, वहां पे इनके पास ज्यादा फ्रीडम होती है, क्या रूल्स होंगे, क्या स्कोप होगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट जहां तक बात होती है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट की, तो वहां पे इतनी फ्रीडम नहीं होती है, जो आपको कहा एग्जीक्यूटिव ने उसके दायरे में आपको काम करना पड़ता है। ओके, अब देखो इनका फंक्शन क्या है, ऑडिट करना। तो एक तो होता है लीगल ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। मींस जो पैसा खर्च हुआ है, तो क्या वो पैसा लीगली अवेलेबल था आपके पास, और जिस पर्पस के लिए अलॉट किया गया था, क्या उसी पर्पस में आपने उसको खर्च किया है, तो दिस इज लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट, जो कि ऑब्लिगेटरी आपको करना ही पड़ेगा। एक होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये होता है डिस्क्रिशनरी, मींस जो पैसा आपने खर्च किया है उसमें एफिशिएंसी देखी जाएगी, कोई वेस्टेज वगैरह हुआ है क्या, तो दिस इज प्रोप्राइटरी ऑडिट, जो कि डिस्क्रिशनरी है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। अब देखो जो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ पे लिमिटेशन है, जो आपको सर्टिफिकेट दे दिया एग्जीक्यूटिव ने, आपको वही चीज माननी पड़ेगी, आप ज्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। अब देखो एक और चीज है भाई, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो टर्म है ना,
तो ये मिसनोमर है। क्यों? बिकॉज जो हमने देखा, तो जो सीएजी है वो मेन काम क्या कर रहे हैं? ऑडिट करने का। बट जो मनी इश्यू हो रही है, जो पैसा जो निकाला जा रहा है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए ये नाम एक मिसनोमर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पैसे को इशू करने में आपकी परमिशन नहीं ली जा रही है। जो एग्जीक्यूटिव है वो चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में आप कंट्रोलर भी होते हो, आप ऑडिटर भी होते हो, तो विदाउट योर परमिशन पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, निकाला नहीं जा सकता है। ओके, तो इन प्रैक्टिस द सीएजी इज फुलफिलिंग द रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ओनली एंड नॉट दैट ऑफ कंट्रोलर। इन ब्रिटेन executive they can draw money from public exchequer only with the approval of CAG, जबकि ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं देखा जाता है। ओके, अब देखो जो सीएजी हैं, इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, ठीक है। ही कैन ओनली बार्क एंड नॉट बाइट, ठीक है। तो ओनली अ रिकमेंडेटरी रोल टू प्ले, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो भाई मेंस में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बट सिंस ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है तो उतना हमें नहीं डीप में जाना है। वो क्वेश्चन मेंस के लिए बनते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज द क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76 की। आसान सा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो भाई ये कौन होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इन द कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। ओके, he must be a person who is qualified to be appointed a judge of Supreme Court। तो अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है अगर आपको किसी को बनाना है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने डिस्कस किया था, आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब आपकी टर्म क्या होगी? इट इज नॉट फिक्स्ड। आपकी टर्म क्या होगी? इट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, एंड रिमूवल का कोई प्रोसेस, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर कैसे हटाया जाएगा देख लेते हैं। देखिए, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर। तो प्रेसिडेंट जब चाहे आपको रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब देखो आप रिजाइन भी कर सकते हो, प्रेसिडेंट को सबमिट करना पड़ेगा। कन्वेंशन क्या है कि जैसे ही गवर्नमेंट रिजाइन करती है या रिप्लेस होती है तो आपको भी रिजाइन करना पड़ता है, बिकॉज ही इज अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, रिजाइन करती है, तो आपको भी रिजाइन करना पड़ता है, बिकॉज उन्हीं की रिकमेंडेशन पे आपको अपॉइंट किया गया था। ओके, अब जो रेम्यूनरेशन है, आपको क्या पैसा वैसा मिलेगा, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितना रेम्यूनरेशन मिलता है। ओके, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76। अब भाई आपकी ड्यूटीज क्या है? तो भाई जो लीगल मैटर्स होते हैं, आपको पता है कि कोर्ट में बहुत सारे केसेस चलते हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी होती है, ठीक है। तो टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। तो लीगल मैटर्स में आप एडवाइस देते हो। सच ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो भी आपको ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं आप उसको परफॉर्म कीजिए। एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट ने क्या क्या ड्यूटीज असाइन की हैं वो देख लेते हैं। टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in all the cases in Supreme Court in which Government of India is concerned। इसके अलावा to represent the Government of India in any reference made by the President to Supreme Court under 143, okay, and to appear in any High Court in any case जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका जो पक्ष है, वो आपको रखना होता है कोर्ट में। तो इसके लिए अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास क्या राइट्स होंगे, क्या लिमिटेशन है, वो देख लेते हैं। तो भाई राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी। तो आप किसी भी कोर्ट में जाके जो है अपनी बात रख सकते हो, वहां पे अपीयर हो सकते हो, ठीक है। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उनकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जॉइंट सिटिंग हो या एनी कमिटी जिसमें आप
मेंबर हो तो वहां पे आप पार्ट ले सकते हो, राइट टू स्पीक आपके पास होगा, बट आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि वोट तो वही देगा जो मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिविलेजेस, जो इम्यूनिटीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अवेलेबल है वो आपके पास भी होंगी। अब शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ मीन्स आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए होल्ड अ ब्रीफ का मतलब क्या होता है, पक्ष लेना। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। देन शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। देखो क्रिमिनल विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद परमिशन आप कर सकते हो, ठीक है। देन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप किसी कंपनी या कॉरपोरेशन में डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो। तो दिस इज द थिंग, ओके। एंड देखो ये जो अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है ये बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो आप अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपको डिबार नहीं किया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ओके। सो दिस इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा देखिए सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपने नाम सुने होंगे। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स है, मींस आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका बस ये काम होता है टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इनका मेन काम होता है, ओके। अब जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल है वैसे ही स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल अंडर आर्टिकल 165, ओके। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, ओके। तो इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ओके। एंड ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। आप मुझे बताओ क्या क्वालिफिकेशन होती है जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए इन कमेंट सेक्शन, ओके। सैलरी रेम्युनरेशन गवर्नर डिसाइड करेंगे, सब चीजें सेम है ना। तो आप जो है स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कमिटी जिसमें आप मेंबर हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट वोट नहीं दे सकते हो, है ना। एंड सारे प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज आप इंजॉय कर सकते हो, बाकी सब प्रोविजन सेम है, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दिस इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और इसी के साथ जो हमारा ये सेशन है एंड होता है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारे साथ तो काफ़ी सारे मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमारे पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो और दिस इज व्हाट्सअप नंबर, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन वीडियोस को लाइक करना न भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक पेड प्रोग्राम है और इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।